आप पूछ सकते हैं। मैम जैसे आपने बताया था कि बहुत सारे डिजीज जो हो रहे हैं हम लोगों को किडनी में प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके हमको क्या क्या कितना मतलब पढ़ना है हमको, ठीक है नॉलेज के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे बताया कि इतने सारे सर्जरीज पॉसिबल हैं, तो उसमें हमको कितना पढ़ना है? देखिए, आप लोग को सिर्फ डिजीज के नाम पढ़ना है, ठीक है, कि इस सिस्टम से रिलेटेड ये डिजीज है। जैसे अभी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, तो इससे रिलेटेड किडनी स्टोन है, यूटीआई है ना, या सिस्ट है, बस ये नाम पढ़ना। इसका डिटेल आपको सेकेंड ईयर में, क्योंकि मैं एक साथ क्लास ले रही हूँ इसलिए इतनी डिटेलिंग में जा रही हूँ। आप लोग के सिलेबस में फर्स्ट ईयर के में अभी मेन है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कि उसकी रचना क्या है किसी भी सिस्टम की और वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ नाम भी मालूम है तो बहुत अच्छा है, और अगर रीजन और सिम्टम मालूम है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो भी हो ठीक है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे आसपास सबसे बड़ी आज की जो प्रॉब्लम होती ना, कि यदि हम किसी को अपने फैमिली या किसी भी व्यक्ति को लेके हॉस्पिटल जाते हैं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो यदि आपका थोड़ा एजुकेशन है तो आप उनके लिए हेल्पफुल साबित हो, कि आपको मालूम होगा कि ये सिम्टम है तो ये चीज हो सकती है ना। तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एग्जाम में आपका केवल उस तंत्र की रचना और उसकी कार्यविधि क्रियाविधि बस यही आए, ठीक। मैम एंडोक्राइन वाले सिस्टम का जो क्वेश्चन है उसमें खाली किडनी का ही लिखना है मैं या सच बताऊं, मैं भूल गई मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, आप बताइए पढ़ के। मैम यही है कि शायद डिस्क्राइब द एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब आपको जो ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइंस, उनके बारे में बताना है। सॉरी सॉरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सॉरी, सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नहीं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी आपको सिर्फ डिफरेंस क्या है, यदि रीनल सिस्टम पूछा तो आपको जो यूरिनरी ट्रैक होता है वो बताना है, और एक्सक्रीटरी पूछा मतलब आपको जो पहले के 4 ऑर्गन्स हैं, स्किन, लिवर, लंग, है ना, और किडनी, ये 4 चीज आ जाएंगी उसमें, तो उनको भी शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताना है बस। मैम कल मैं बुक पढ़ रही थी इसके लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, तो उसमें तो केवल किडनी को ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में माना हुआ है क्योंकि वो हार्मफुल केमिकल्स को निकालता है, और इसमें देखिए, टीयर्स दिया हुआ हाँ था, बोलिए बोलिए बोलिए। टीयर्स भी दिया हुआ था, और मतलब ये बताया हुआ था कि जैसे पसीना वगैरह निकलता है तो वो इतना मतलब थोड़ा रीयूजेबल होता है, जैसे लीवर से बाइल जूस वगैरह निकलते हैं, या लंग से CO2 निकलती है, तो CO2 वाला पार्ट तो वो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया, और लीवर वाला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया। तो मतलब उस बुक में एक्सक्रीटरी सिस्टम में केवल किडनी को ही कंसिडर किया हुआ था। देखिए, मेनली एक्सक्रीटरी में किडनी को ही कंसीडर करते हैं क्योंकि वो मेन जी है ना। बट एक्सक्रीटरी का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब किसी भी चीज को बाहर निकालना। जी तो अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं तो वो भी उसी में आएंगे, लेकिन मेजरली जो आपका ये यूरिनरी ट्रैक है जिसको हमने रीनल सिस्टम पढ़ा है, मोस्टली उसी को ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जो टीयर्स बोल रहे हैं, स्वेट बोल रहे हैं, और ये CO2 बोल रहे हैं, ये सब भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही हैं। तो ये जिस ऑर्गन के थ्रू बॉडी से बाहर होते हैं उनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब जैसे हम अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे दिया हुआ है, ऑर्गन्स नहीं सिस्टम दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बाकी के बारे में लिखना है। शॉर्ट में आप लिख देंगी, सिर्फ आपको 2-2 लाइन में तो लिखना है कि जैसे स्किन है तो स्वेट के रूप में ये हमारे जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं या वेस्ट है उनको स्वेट के रूप में करता। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है जितना मैं मतलब पढ़ा रही हूँ। फैट का
कॉम्पोजिशन वगैरह लिखना हो कि मतलब उसमें वाटर, ये सोडियम नहीं, वगैरह। जब वो अलग अलग अगर कुछ पूछते हैं ना कि भाई आप पर्टिकुलर सिर्फ यूरिन को डिफाइन करो, जी। ठीक है ना, तब आप उसका इतना डिटेल लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे में तो पूरा डिटेल लिखने बैठेंगे तो आप बहुत बड़ा हो जाएगा ना। जी तो मैम। आपको जब पूरा सिस्टम पूछा, इसमें इट मीन्स हर चीज को शॉर्ट में करें। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। मम्मी, और किसी का है क्वेश्चन? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कल जो आपने बताया था कि ऐसे यूरिन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, तो अगर ये आपकी ऐसी वॉइस प्रॉब्लम हो क्लियर नहीं आ रही है सारिका जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मुझे रिपीट करें। मम्मी, हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि कल जो आपने बताया था कि यूरिन सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं। अगर यही मतलब स्टूल के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो फिर क्या रहता है उसमें? स्टूल के साथ प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है कि स्फिनेक्टर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो गई है। ठीक है, स्फिनेक्टर मसल्स हैं, उसकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए क्या है, उसका उपाय कोई चाहिए? उसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिससे आप उसको होल्ड कर पाए। जी मैम। क्वेश्चन है? मैम कुछ इसके योगा बताइए ना, कौन सा है आपको? मैम ऐसे तो बता पाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको, अगर आप हठ योग वगैरह या आप पढ़ चुके होते सारी चीज तो मैं आपको नाम बता देती। अभी तो नाम भी बताऊंगी तो आप वो नहीं कर पाएंगे, या फिर आप उस नाम को यूट्यूब पे ढूंढेंगे और आधा अधूरा करेंगे, है ना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो या तो आप किसी एक्सपर्ट के अंडर में सीख लें पहले प्रॉपर, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अपने से करने में, क्योंकि आपको नहीं दिखता ना आप कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी शायद बीच में हमने प्राणायाम का बताया था कि आप देखिए अक्सर वो गर्दन को ऐसे आड़ी तिरछी कुछ भी, आप सब देखिएगा कभी भी अपने आप को, आप कभी भी अपनी नेक स्ट्रेट नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट हो जाती है, या तो थोड़ी सी सामने रखेंगे या हल्की सी लेफ्ट साइड या हल्की सी राइट साइड। तो चूंकि आप वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, आपकी हैबिट में है, तो वो चीज आपको कभी नहीं दिखेगी। लेकिन आपके सामने बैठ के जो आपको करा रहा है वो तुरंत पकड़ेगा, है ना, कि आपकी ये हैबिट ये गलत है। या प्राणायाम में आपने आंख बंद कर ली तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि चीजों को हम सही समझ लें, पहले सही ढंग सीख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। क्योंकि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए तो वो आपको बोलेंगे कि अरे इतने लोग गलत योग करके आते हैं और हम लोग को फिर मुश्किल होती है। आप किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए तो वो अक्सर यही बोलेंगे। ठीक है, तो आप पहले पेशेंसली किसी से सीख लें अच्छे से, फिर करें। जी सारिका जी, हो गया आपका? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है? आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए, तो हम यहाँ सेशन को एंड करें। ठीक है, कल मिलते हैं सेम समय पर। सभी थैंक को यू जय मैम। जी। वेलकम, जय जी सभी को जय जी ने। मैम। मैम, हाँ मैम बोले। आपको अभी ये बता रहे थे ना, एल्काइन और एल्केलाइन, इसको हम्म। थोड़ा सा डिफाइन करिए आप, मेरे को समझ नहीं आता पूरी तरह से। अच्छा, ये देखिए एक पीएच स्केल होता है जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि एसिडिक है कोई चीज या अल्कलाइन है, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। तो जब उसकी वैल्यू 7 होती है, ठीक है, किसी भी चीज की, तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना अम्लीय है ना क्षारीय है। ठीक है,
अब वो 7 से जैसे ही कम हुआ तो मतलब क्या, उसमें एसिड आने लगा, उसकी क्वालिटी एसिडिक हो गई। और अगर 7 से आगे 8 9 जाने लगा मतलब वो अल्कलाइन हो गई। ठीक है, तो इसको पीएच वैल्यू बोलते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, तो हर चीज की ठीक। पीएच वैल्यू फिक्स होती है। जैसे पानी है, पानी की भी एक पीएच वैल्यू होती है, मोस्टली 7 होनी चाहिए। लेकिन अभी जो हमारे पानी होता है वो मोस्टली अल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन वो एसिडिक होता है। उसका टेस्ट भी आता है, आप लोग जिनके यहाँ आरओ वगैरह लगे होंगे उन्होंने कभी ना कभी वो किया होगा टेस्ट। जब वो मेंटेनेंस के लिए आते ना, तो आपको टेस्ट करके बताते हैं कि देखिए ये कलर ऐसा हो गया है ना। कि जब वो एसिडिक होगा तो क्या होगा कि उसमें आप एक लिटमस पेपर आता है, आजकल वो लिक्विड भी आने लगा है, तो वो ब्लू डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, मतलब पानी की क्वालिटी कैसी है, एसिडिक है। और अगर एल्कलाइन है तो जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो ये टेस्ट वो घर में आपके पानी में करके बताते भी हैं, है ना। और उसका रीजन क्या है कि यदि मान लीजिए हमने एसिडिक पानी पिया जिसमें अम्ल अधिक है, वो पानी हम पी रहे हैं, तो हमने जब आपको ब्लड सर्कुलेटरी बताया था तब आपको बताया था कि ब्लड का भी पीएच होता है ना। ब्लड हमेशा थोड़ा सा क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। तो जब आप एसिडिक पानी पी रहे हैं और पानी वही ब्लड में मिल रहा है, तो वो ब्लड के पीएच को किस लेवल पर ले जाएगा, अम्ल की तरह। अब ब्लड को तो अपना नेचर न्यूट्रल वाला जो है, अल्कलाइन है, वो मैनेज करना है। तो वो क्या करेगा कि उसको एल्कलाइन करने के लिए सबसे अच्छा उसका तरीका रहेगा कि वो कैल्शियम को खींचे। अब कैल्शियम उसको कहाँ से मिलेगा, आपकी बोन से। और जब वो कैल्शियम लगातार आपकी बोन से खींचेगा तो आपकी बोन वीक होने लगेंगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी सारी एक यूनिट है। हम उसको सिर्फ सुविधा के लिए छोटे छोटे उसमें बांट लेते हैं, लेकिन बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि यदि हम एक को टच करें तो दूसरा इफेक्ट ना हो। तो इस तरह से ये एसिड और बेस का स्केल होता है। अभी क्लियर हो गया सारिका जी? हाँ मैडम, हाँ, थैंक और यू। मुझे ना सबके हैंड्स दिख नहीं रहे हैं। श्वेता जी बोले। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे पानी में हम कुछ मिला के रख देते हैं तो उससे भी उसका एसिडिक लेवल कुछ कम हो सकता है क्या? हाँ, जैसे कई चीजें होती हैं। जैसे लौकी होती है, लौकी बहुत अल्कलाइन होती है ना। खीरा आता है, कुकुम्बर। तो हाँ ऐसे बहुत सारे जो अल्कलाइन चीजें होती हैं, उनको हम पानी में डाल के रख देते हैं तो पानी भी थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है। और किसी का है क्या? मुझे एक्चुअली सारे डिस्प्ले नहीं है, तो वो अनम्यूट करके पूछ ले जिस। मैम जैसे अभी आपने बताया एसिडिक खाना खाने से तो जितने भी आजकल जितना फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं या हैवी खाना खाते हैं बाहर का, तो यानी एक टाइम पे इनके भी ब्लड में एसिड आना स्टार्ट हो जाएगा और जो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। बिल्कुल, एसिडिटी भी दो तरह की होती है। एक तो वो होती है कि जो आपके डाइजेशन सिस्टम में होती है ना। डाइजेशन सिस्टम में क्यों होती है कि जैसे आप एक सर्केडियन क्लॉक होती है। सर्केडियन क्लॉक मतलब क्या होती है कि आपकी बॉडी का एक पूरा टाइम टेबल सेट होता है, ठीक है, जो एक नेचुरल है। और फिर हम उसको क्या करते हैं कि धीरे धीरे शिफ्ट करके अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई 10 बजे खाना खा के जाता है ऑफिस, तो आप देखिए कि छुट्टी भी होती है तो उसको उस समय पर भूख लगाती है। जैसे जेंट्स शाम को खाना खाते हैं, और कभी भी नॉन जेंट्स से पूछो तो बोले आपको रात को भूख नहीं लगती क्या? तो कभी नहीं लगती, क्योंकि हमने अपनी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से सेट कर ली है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जब हमारी ये बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है, तो सपोज मान लीजिए हम 12 बजे खाना खाते हैं, है ना। अब हमने वो टाइम फिर स्किप कर दिया, और आजकल तो क्या होता है कि पूरे दिन ही कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो जब भी हम कुछ भी खाते हैं, तो वो खाना कहाँ जाता है, स्टमक में, आमाशय में जाता है। वहां लगभग 2.5 घंटे तो वो रुकता है, 2 से 2.5 घंटे।
अब 2 से 2.5 घंटे, और वहां पर हम क्या बोलते हैं, जठराग्नि, सुना है ना सभी ने ना, आपकी पाचक अग्नि, है ना। तो वो अग्नि होना मतलब क्या, वहां का तापमान बहुत हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर में आपने देखा है चीजें जल्दी खराब होती हैं। गर्मी में आपके यहाँ सुबह की दाल रखी शाम को खराब हो जाती, ठंड में नहीं होती। वही कंडीशन स्टमक में होती है। तो चूंकि वो खाना 2-3 घंटे वहां रहना है और वो खराब ना हो, इन्फेक्टेड ना हो, तो डाइजेस्टिव जूस उसमें मिलता है। अब ये डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या होता है, एक तो होता है पेप्सिन, म्यूकस और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें किस लिए मिलता है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए मिक्स वेज अचार बना रहे हैं तो उसमें विनेगर या नींबू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, प्रिजर्व कर देता। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यही काम होता है कि वो खाने को प्रिजर्व कर दे। अब सपोज मान लीजिए हमने एक बार खाना खाया और जो वो डाइजेस्टिव जूस है, मान के चलते हैं 200 ml सीक्रेट हो गया। उस समय तो हमने खाना खाया था, वो एडजस्ट हो गया। अब थोड़ी देर बाद मान लीजिए हमने फिर एक बिस्किट खा लिया, तो अब हमारा सिस्टम है, उसको ये नहीं मालूम रहता कि कितनी क्वांटिटी है। उसने फिर 200 ml डाइजेस्टिव जूस कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ कि हमारे स्टमक में HCl की क्वांटिटी बढ़ गई, और HCl क्या है, अम्ल है, तो उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई। और इसीलिए क्या बोलते हैं, अब चूंकि जब ये लंबे समय तक प्रोसेस चलता है कि हम हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ खा रहे हैं, तो हमारा स्टमक जो होता है वो एक क्लॉक बना लेता है कि वो 1-2 घंटे में आपने नहीं भी खाया ना, तो वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर देगा। ठीक है, तो अब इसीलिए क्या बोलते हैं, जिनको एसिडिटी उनको खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब वो जूस हो गया तो उसमें आप कुछ बेस डालो जिससे वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये एसिडिटी हो गई, और दूसरी होती है ब्लड एसिडिटी, कि हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू एसिड की तरफ चली गई, वो ब्लड एसिडिटी। तो ये 2 अलग अलग टाइप की एसिडिटी होती है। तो फिर वही डिपेंड करता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो कि किस कारण हो रही है। और ज्यादातर ये जो डाइजेशन की एसिडिटी होती है, ये डिपेंड करती है आपके थॉट प्रोसेस पे। आपकी एक तो आपका जो वर्किंग है, फिजिकल वर्किंग है, और आपकी थॉट प्रोसेस, 2 पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब वो क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। हम जितनी जल्दी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, उतना सहज होता नहीं है ना, रीजंस बहुत होते हैं। तो वो सारे रीजंस जब हम फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तब कहीं हम जाकर उसके बीज तक जा पाएंगे। कि कई कई का हम देखते हैं ना कि खाना बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, बैलेंस है, फिर भी एसिडिटी है, तो इट मीन्स उसका मेंटल थॉट प्रोसेस कुछ तो भी गड़बड़ है, या उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो गड़बड़ है, कि मालूम पड़ा खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ओवरऑल जब तक हम नहीं देखेंगे ना, तब तक उसके रूट कॉज पर नहीं जा पाएंगे। तब तक हम सिर्फ यही करेंगे कि सिम्टम हुआ, हमने कुछ मेडिसिन ली, उस सिम्टम को हटा दिया, लेकिन वो हेल्दी नहीं हुए हैं, हम स्वस्थ नहीं हुए हैं, हमने सिर्फ उसको दबा दिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पेशेंसली काम करेंगे तो ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? आज का सेशन हम एंड करते हैं, कल मिलते हैं। सभी थैंक यू को मैम। जय जिनेंद्र, वेलकम। थैंक यू वेलकम। मैम। अच्छा, थैंक लिंक यू अभी मैम। मैं रोज नहीं डालूंगी ना, आप लोग को अंडरस्टैंड है ये चीज, है ना। जी मैम। तो अभी हमारा फ्राइडे तक कंटिन्यू है। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।